तो आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, छोटा सा टॉपिक है और 1 नंबर आपको यहाँ से पूछा जाता है सीटेट में, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? वैकल्पिक अवधारणाएं या भ्रांति। तो छोटे बच्चे जो होते हैं या कहेंगे बड़ों में भी कभी कभी पढ़ाई को लेकर के या किसी कंसेप्ट को लेकर के, अब थोड़ा शांत हो जाइए, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें से या किसी बड़े में भी हो सकता है ऐसी भ्रांतियाँ, तो कोई ना कोई किसी कंसेप्ट के प्रति एक अवधारणा बना लेते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, उनके मन में पहले से वो चीज़ बैठी हुई रहती है और जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसको बार बार वो चीज़ें डिस्टर्ब करता है कभी कभी कि हम तो इस चीज़ के बारे में ये जान रहे थे और सर ये पढ़ा रहे। ऐसा होता है, छोटे बच्चे में भी हो सकता है, बड़े में हो सकता है, टीचर में हो सकता है। जैसे ये दुनिया हमें कैसी दिखती है? एकदम चिपटी दिखती है। कभी लगता है कि ये गोल है, कभी कभी लगता है हम इसके अंदर हैं, यानी इस गोले के अंदर हैं और हम लोग है वास्तविक में कहाँ पे? इसके ऊपर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी गोल है, ऐसा है, एक सेकेंड, ये पृथ्वी है, तो हमको या बच्चों को, छोटे बच्चे को खास करके लगता है कि इसके अंदर में हम लोग रहते हैं कहीं पर, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इसके ऊपर में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो अब बोलेगा कोई बच्चा बोलेगा सर इधर अगर रहेंगे तो हम लोग उल्टा नहीं रहेंगे। तो हाँ, उल्टा रहते हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उल्टा सीधा? पृथ्वी हर चीज़ को अपने ओर खींच के रखती है, इस पर हम उल्टा रहे या सीधा रहे। इतना ये चौड़ा फ्लैट सरफेस है कि हमको ये हमेशा चिपटी ही दिखती है, कहीं से गोल दिखता है? जब तक हम अंतरिक्ष में ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए, दूर से ना देखे तो ये दिखाई नहीं देगा। अब मान के चलिए एक फुटबॉल ले लेते हैं, बड़ा ऐसा, इस रूम के बराबर एक फुटबॉल ले लेते हैं और उस पर एक चींटी अगर चलेगी तो उसको कहीं से दिखेगा कि ये फुटबॉल गोल है? दिखेगा नहीं, इतना बहुत छोटा सा है, वो चल रहा है, उसको लगेगा समतल ही है, फ्लैट ही है सरफेस, उसको गोल नहीं दिखेगा। वैसे हम लोग इस धरती पे चींटी की तरह है, चल रहे हैं, दौड़ते हैं, फिर भी लगता है कि गोल दिखता ही नहीं है, चिपटा ही दिखता है। तो ये सब, ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट हुआ कि पृथ्वी के प्रति बच्चों की ऐसी धारणा है कि पृथ्वी चपटी है या इसके अंदर रहते हैं, अगर ऊपर रहते हैं तो गिरते क्यों नहीं है। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट के प्रति बच्चों की अलग अलग धारणाएं पहले से विकसित होती है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं होता है। यानी कहेंगे कि वैज्ञानिक रूप से वो चीज़ें जो उसके कॉन्सेप्ट में है, बच्चे को जो वो गलत अवधारणा पाल के रखा है, वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, वैज्ञानिक तौर पर मान्य नहीं होते हैं। तो ऐसी अवधारणा को अब टीचर क्या करेगा? इस तरह से अवधारणा कोई भी बना सकता है, तो टीचर को उस अवधारणा को नकारना नहीं है, बच्चे से पूछना है कि आपका इसके बारे में क्या रहा है, आपका क्या कंसेप्ट है। तो टीचर को पता चलता है कि हाँ, बच्चे में गलत अवधारणाएं बैठी हुई है, तो उसको उसी तर्ज पर एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा इससे क्या होगा? वो चीज़ें जो पहले से कॉन्सेप्ट है अब वो तब्दील करेगा, बदलाव लाएगा अपने अंदर कि हाँ, ये चीज़ें पढ़ जो रहे थे इसका कोई प्रूफ नहीं था, आधार नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका आधार ना हो वो कोई काम का नहीं है, वो बच्चे के सीखने का एक क्या होता है? हिस्सा होता है। तो वैकल्पिक अवधारणा कभी भी कहेंगे कि बेकार नहीं होता है, हाँ, उसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है, उसको नकारना नहीं है, उससे क्या करना, उसी के कॉन्सेप्ट पे बदलाव करके आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ें आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, या देखते प्राय छोटे बच्चे थे तो कहती थी दादी अम्मा कि चांद पर बुढ़िया बैठी है पेड़ के नीचे, तो हम लोग रात में खूब देखते थे चांद को और लगता था ऐसे ऐसे इमेजिन करते थे, हाँ कुछ तो है वहाँ पर। तो ये अपने अपने मन से यानी कंसेप्ट बना लेते थे, क्या साइंटिफिकली ऐसा है, कोई पेड़ है वहाँ पर या कोई बैठी हुई है। तो ये सब अवधारणाएं क्या होती है? वैकल्पिक अवधारणा होती है, या अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहते हैं, मिसकंसेप्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैकल्पिक अवधारणाएं शब्द का तात्पर्य बच्चों के उन विचारों से, किन विचारों से? जो वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है या विचारों से मेल नहीं खाते। जो वैज्ञानिक विचार है, जो साइंटिफिकली है, साइंस क्या कहता है, कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है, वो प्रूफ देता है। तो ये चीज़ें हैं। और जो वैकल्पिक अवधारणा होता है इसका कोई प्रूफ या कहेंगे कि क्या एक ठोस वजह नहीं बता पाता है बच्चा, उसको कहेंगे वैकल्पिक अवधारणा। तो वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य विचारों से मेल नहीं खाता, इसको क्या कहेंगे? वैकल्पिक अवधारणा कहेंगे। छात्रों को आमतौर पर यह पता नहीं होता है कि उनके पास जो ज्ञान है वह गलत है। उनको लगता ही नहीं है कि हम जो सीखे हुए, हम जो जान रहे ये गलत है। ये चीज़ें वो उसको रियल मान लेता है, उसको कभी इस चीज़ों का पता नहीं चल पाता और वो गलत तरीके से ही सीखते जाता है। तो टीचर को होता है कि इन चीज़ों की पहचान करके इनको दूर करना, उनके लर्निंग में बेहतरी लाना, ठीक।
अब ऐसी अवधारणाएं बच्चों के साथ साथ किसमें हो सकता है, शिक्षक में भी हो सकता है। शिक्षक को भी कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक को लेकर के ये अवधारणाएं हो सकती है, बड़े लोगों में भी हो सकती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे कि ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट या गलत अवधारणा कहना गलत है। वैकल्पिक अवधारणा सिर्फ जो है सिर्फ बच्चों में होता है, बल्कि बच्चों के अलावा टीचर में और बड़े में भी होता है कि नहीं होता है। अब कह रहा है वैकल्पिक अवधारणाएं शिक्षण के प्रति बहुत क्या है, प्रतिरोधी होता है। अब प्रतिरोधी मतलब क्या, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसका विरोध कर रहा होता है, ये अवधारणा है, खास करके वैकल्पिक अवधारणाएं। क्योंकि सीखना आरंभ में विद्यार्थियों के ज्ञान को प्रतिस्थापित कर देता है, यह उसे मौलिक रूप से मान्यता दे देता है। तो जो भी चीजें बच्चा सीख रहा है उसको क्या करेगा, शुरुआती दौर में वो चीजें जो सीख रहा है तो उसको वो गलत अवधारणाओं को प्रतिस्थापित करके नए चीजों को सीखता है और उसको मौलिक रूप से अपने कॉन्सेप्ट में शामिल कर लेता है। तो जब भी क्लासरूम में जाए तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करे तो बच्चे की राय जान ले, बच्चे के इस बारे में क्या मत है, क्या चीज सोचते हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में उनकी क्या राय है, क्या मत है। तो आपको इतना पता चल जाएगा कि पहले से बच्चे में कितना ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है, क्या वो यूज करने के लायक है या फिर उसको हटाने की जरूरत है। अगर यूज करने के लायक है तो उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ाएंगे टॉपिक पर। अगर वो चीजें बच्चे में लग रहा है कि ये चीजें सीखने में रुकावट डालेगी, उसको वहीं पर क्या करेंगे, इस्लाह करेंगे, बेहतर करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सीखने के लिए संप्रत्यात्मक यानी कंसेप्चुअल परिवर्तन होना आवश्यक है। तो कैसा चेंज होगा, कंसेप्चुअल चेंज होगा, कंसेप्ट में चेंज होगा। जो भी चीजें बच्चा सीख रहा है उसमें चेंजिंग लाना है, ठीक है। भ्रांतियां हमेशा क्या होता है, निराधार नहीं होती है, ये बात रखना है। अब हमेशा जो है कोई भी कॉन्सेप्ट पाल के रखा है, गलत कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा कहेंगे बेसलेस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम का नहीं होता है, कभी कभी वो काम की चीजें होती है ऐसा। इसीलिए अगर कहीं दिख जाए ऑप्शन में कि भ्रांतियां हमेशा निराधार होती है तो कहेंगे ये बात गलत है, हमेशा निराधार नहीं होगा, कोई ना कोई आधार जरूर होता है। हर एक भ्रांतियां एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। किसी में बेस होगा, किसी में नहीं होगा, किसी का आधार होगा, किसी का आधार नहीं होगा। तो हमेशा इसीलिए ये वर्ड यूज किया है कि हमेशा बेसलेस नहीं होता है, ठीक। अब हम कॉन्सेप्चुअल, अब देखिए ये क्या होता है, यही तो बता रहे थे। कॉन्सेप्चुअल होता है कि मेट्रो ट्रेन के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, आप क्या सोचते हैं ये क्या हो सकता है। मेट्रो क्या है, एक तरह का ट्रेन है, ठीक है। अब किस तरह का ट्रेन है, क्या आम ट्रेन की तरह है या और क्या है। तो आप जो चीज़ है, आपकी नज़रिया जो है, तो वही क्या है, कॉन्सेप्ट है। आपके माइंड में वो चीज़ें बैठी हुई है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ों को प्रति लेकर के, विज्ञान क्या है, आपके मन में विज्ञान के प्रति क्या कंसेप्ट बैठा हुआ है, तो वो आपका कंसेप्ट है। क्या सबका एक ही जैसा होगा, इनके नज़र में विज्ञान कुछ और हो सकता है, आपके नज़र में कुछ और हो सकता है। तो जो भी कंसेप्ट है उसी को कहते हैं संप्रत्यात्मक, ठीक, नज़रिया, समझ। तो इसी को कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन यानी भ्रांतियाँ, ठीक। तो भ्रांतियाँ क्या है, इन जनरल क्या समझ में आया कि एक ऐसी धारणा है जो कोई भी पाल सकता है और इसे टीचर को दूर करने की जरूरत होती है। हमेशा निराधार नहीं होता है, कभी कभी उसका आधार भी होता है और ऐसी धारणाओं को दूर करने की जरूरत होती है, पहचान करने की जरूरत होती है। यही एग्जाम्पल है, पृथ्वी चपटी है, चांद पर बूढ़ी दादी बैठी है, ट्रेन पर बैठा बच्चा सोचता है कि दुनिया घूम रही है, लेकिन ऐसा होता है क्या, कॉन्सेप्ट ये है नहीं है। तो ये सब अवधारणा क्या हो सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए। मैथ में अलग अलग अवधारणा हो सकती है, साइंस में अलग हो सकता है, ईवीएस में अलग हो सकता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों में ये भ्रांतियाँ हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल के लिए याद रखना कि ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। अब रीजन, क्या क्या कारण है भ्रांतियों के, कुछ कारण है क्यों फैलता है भ्रांतियाँ, या बच्चे में ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हो जाता है। तो विभिन्न विषय क्षेत्रों में कुछ अवधारणाएं समझना बहुत ही कठिन या बहुत कठिन होती है, वे बहुत अमूर्त होते हैं। एक तो अमूर्त होता है, छोटे बच्चे के लिए अमूर्त चीज़ें सीखने में दिक्कत आएगी क्योंकि छोटे बच्चे को हम अमूर्त चीज़ें दे करके सिखाते हैं। सहज या काफ़ी जटिल हो सकती है। तो ये सब जब होगा बच्चे में तो ये कारण किसका बनेगा, भ्रांतियों का। अब वो चीज़ें जो अमूर्त चीज़ें हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब वो चीज़ें बताने गए और उनके सामने वो चीज़ें वो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं हो, ऐसे एक कोई एग्जांपल ले लिए जो कि उससे रिलेटेड ना हो। अब बच्चे मन में घुमाएगा क्या हो सकता है ये, जैसे बोल दिए हम एक शब्द बोल दिए या एक जगह का नाम ले लिए
विशाखापट्टनम मान के चलिए, वहाँ जहाज बनता है, इस तरह से हम सिखा रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट। अब वो जो सोचेगा वो उसके दिमाग में वो जगह का नाम किस तरह से आएगा, क्या आएगा, कॉन्सेप्ट जहाज कैसे बनता होगा, तो अलग अलग धारणा वो खुद बना लेगा, क्योंकि बच्चे के सामने तो वो चीज़ें है नहीं जो कि हम दिखा के पढ़ा दें। जब नहीं दिखाते हैं तो बच्चा खुद सोचने लगता है, खुद विचार डेवलप करता है, और कभी कभी यही विचार डेवलप करने में वो गलतियाँ कर जाते हैं या ऐसी अवधारणाएं बना लेते हैं, किसी एक चीज़ से जोड़ लेते हैं जो कि भ्रांतियों को जन्म देते हैं, मिसकंसेप्शन को जन्म देते हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक सामान्य हिस्सा है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसको पूरा गलत नज़रिए से नहीं देखना कि जिस बच्चे में भ्रांतियाँ वो सीख नहीं सकते हैं या ऐसा नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है सीखने का। भ्रांतियाँ करेगा, गलतियाँ करेंगे, तो बच्चे इस तरह से ही तो सीखते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ वो बोलेगा नहीं उसके मन में जो है, तो कैसे सीखेगा। जब वो करने जाएगा तो गलतियाँ भी होगी, और गलतियाँ होगी तो फिर गलतियों का सुधार भी होगा, और इस तरह से बच्चे सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। सामान्य का मतलब जनरल, आमतौर पर जो गलतियां करते हैं, आम है। हाँ, सामान्य अलग हो गया, सामान्यकरण अलग हो गया। सामान्यता तो इन जनरल जो चल रहा है दुनिया में, आम तौर पर कह सकते हैं। सामान्य मतलब भी आम तौर पर एक होता है सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ऐसे चीज़ों को कहते हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में लागू हो। कि यहाँ भी जैसे वृद्धि है, वृद्धि क्या सिर्फ भारत के बच्चे करते हैं? नहीं करते हैं। तो कहते हैं पूरे देश में या पूरे पृथ्वी पर हर जगह बच्चे वृद्धि करते हैं। तो ये क्या है? जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है। जो चीज़ें सब जगह लागू हो, पूरे दुनिया में लागू हो, या हर चीज़ पर वो कॉन्सेप्ट लागू हो, तो उसको कहते हैं सामान्यकरण। और सामान्य तो जनरल आम हो गया। ठीक, दोनों कैसे हो गया? आम तौर पर, और वो सामान्यकरण हो गया पूरे हर जगह एक ही तरह लागू हो। आपका वजन यहाँ 20 किलो है, तो क्या दिल्ली जाएंगे तो 25 किलो हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो आम है, कहीं भी नापिएगा तराजू से वही होगा। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक अनुप्रयोग। शिक्षा में वैकल्पिक अवधारणा का प्रयोग कैसे करना है? शिक्षक को वैकल्पिक अवधारणा को स्वीकार करना है, अवहेलना नहीं करना है। अगर किसी बच्चे में ऐसी धारणा है उसको एक्सेप्ट करना है और उनका क्या करना है? सम्मान करना है। सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि फूल माला पहनाएंगे, बहुत अच्छी अवधारणा है आपके अंदर, नहीं। मतलब बहुत अच्छा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन बेटे ऐसे नहीं होते हैं, उनको समझाना है ये चीज़ें आपके अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। इस थ्योरी को अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो ये बेहतर है। तो इस चीज़ का सम्मान करना यही है, फूल माला नहीं पहनाना है, मतलब एक्सेप्ट करना है कि इस तरह से हो सकता है, बच्चा तो ही है। शिक्षक को केवल व्याख्यानों पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए। जब ऐसे भ्रांतियां पाल ले बच्चे, तो सिर्फ व्याख्या दे देंगे, सिर्फ बोल देंगे मौखिक तौर पर, तो बच्चे की भ्रांतियां दूर नहीं होगी। इसके लिए उसको एक ठोस सबूत दिखाना होगा, मूर्त चीज़ें सामने ला करके ऐसे एग्जाम्पल देना हो ताकि ये चीज़ें भ्रांतियां बच्चों की दूर हो सके। तो सिर्फ व्याख्यान पर ही टीचर को नहीं रहना या इसी पर निर्भर नहीं करना। ठीक, क्या करना है? मूर्त चीज़ें ला करके एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल दिखाना है, या बच्चे को किसी एक्टिविटी में करके वो चीज़ें दिखाना है ताकि बच्चा खुद करे और उस भ्रांतियों से निकल पाए। बच्चों को प्रयोगशाला और हस्तपरक गतिविधियों में शामिल करना है। तो यही बात कह रहे थे कि जब भ्रांतियों को दूर करना है तो एक तो होगा क्या, हस्तपरक का क्या मतलब होता है? बहुत बच्चे यहीं पर होते हैं जो कि समझ में नहीं आता है। तो जो चीज़ें बच्चा खुद से कर रहा हो, अपने हाथ से कर रहा हो, एक्टिविटी के जरिए कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हस्तपरक। और प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में जाकर के वो चीज़ें कर रहा हो, इस तरह से बच्चे की वैकल्पिक अवधारणाओं को दूर किया जा सकता है। प्रदर्शन करके दिखाई देना, या गतिविधियों का प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं आप बच्चे को। एक बार आप खुद से वो चीज़ें कर रहे हैं, फिर बच्चों को करने का मौका दे रहे हैं, तो इस तरह से बच्चे जो सीखेंगे तो ये धारणाएं दूर होंगी। इस तरह से इसको दूर किया जा सकता है। हाँ, प्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब इस्तेमाल करना या प्रयोग में लाना। ये तो एग्जाम्पल के लिए था, देख लीजिए कहीं पर है, अगर कोई बैठी हुई तो बता दीजिए। मंगल ग्रह हो सकता है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, बुढ़िया छोड़ो इसे। ये पृथ्वी है, ठीक है। कैसा है? गोल है। इसके अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं ना। तो हम लोग अभी इंडिया में है, तो इधर ही कहीं पर ऊपर ही होंगे या यहाँ पर होंगे। अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अंदर में लगाए हैं, ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो बाहर सरफेस पे यहाँ पर कहीं पे हम लोग हैं, इस तरह से ऊपर पे रहते हैं, अंदर नहीं रहते। तो बच्चे को इस तरह से फिगर दिखा करके समझाना है कि हम इसके अंदर घुसे हुए नहीं है, बाहर है, इसके ऊपर पे, सरफेस पे। अब ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? अभी इधर एक मूवी आई थी, छोटा बच्चा उसमें रहता है, तो उसको पूछता है स्कूल में कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो वो बच्चा क्या जवाब देता है? किसी ने देखा है क्या? राहु केतु करके कुछ है एक बच्चा,
तो वो बच्चा बोलता है, अब जो देखें उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जब स्कूल में आता है निरीक्षण करने के लिए, तो उस बच्चे से पूछता है कि ये चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो एक बच्चा हाथ उठाता, सर हम बताएंगे। तो फिर वो कहानी बताता है, ये लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्योंकि आप लोगों में राहु केतु इस तरह से कुछ होता है, तो बोलता है एक कोई भगवान आता है और उनको जा करके चांद को या हनुमान जी निगल लेते हैं, इस वजह से अंधेरा छा जाता है दुनिया में, तो ये होता है चंद्र ग्रहण। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा है क्या? नहीं है। साइंटिफिकली क्या है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, यानी पृथ्वी चंद्रमा के उस भाग को ढक लेता है या रोशनी पहुंचने नहीं देता है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को समझाना होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा वो जो कहानी सुना है वही बता रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल के लिए है कि वो बच्चा इसीलिए बता रहा है क्योंकि उन चीज़ों को वो घर में या कहीं सुना है कि इस तरह से किसी ने उनको निगल लिया चांद को, जिसके वजह से अंधेरा छा जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। यही अवधारणाओं को दूर करना है, और वही क्या है, वैकल्पिक अवधारणा है। ठीक, समझ में आया? वैकल्पिक अवधारणा क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं पूछता, बहुत आसान। अब एक होता है गलतियां, बार बार पूछता है हर एग्जाम में। एक क्वेश्चन वहां पूछता है वैकल्पिक अवधारणा, दूसरा ये त्रुटि से या एरर से। अब ये क्या होता है, त्रुटियां क्या होती है, गलतियां क्या होता है? थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। उनका जो थ्योरी है वो बिल्ली पर है, पढ़ाएंगे आगे चल करके। लेकिन उन्होंने ही ये थ्योरी दिया है कि बच्चे जो सीखेंगे त्रुटि करके सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं। कोई ऐसा बच्चा होगा यहाँ पर जो एक बार में सीख लिया और या अभी तक गलती नहीं किया हो, तो कोई भी चीज़ करने जाते हैं, क्वेश्चन ही लगाने जाएंगे, इसका शुरू में गलती होगा, फिर एक दो बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर लगाइएगा, धीरे धीरे एक्यूरेसी आएगी, फिर आप गलती नहीं करने लगेंगे। तो सीखना या त्रुटियाँ, क्वेश्चन में जब पूछ देता है गलतियाँ क्या होती है, तो ऐसा बच्चे जवाब देने लगते हैं, आप ही लोग में जवाब देने लगेगा कि उसका बाइकआउट करना है, सजा देना है, ये सब कुछ नहीं करना है। गलतियां जब भी कहेंगे एरर या गलतियां या त्रुटियां, तो कहेंगे सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक बच्चा सीखेगा नहीं। और अगर कोई बच्चा क्लासरूम में गलती कर रहा होता है तो टीचर देखना डांट देता है जोर से, तो नहीं जानते हो तो नहीं बोला करो, बीच में इस तरह से नहीं क्या करो, तो ऐसा नहीं करना है। गलतियां तो करते हैं बच्चे, उसको और मौका देना, और पूछिए, और उसको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होता है, तजस्सुस होता है, तो मौका देना है बच्चे को पूछने का, और प्रोत्साहित करेंगे, और पूछिए। तो जितना ज़्यादा पूछेगा, जितना ज़्यादा बच्चा गलती करेगा, उतना ज़्यादा सीखेगा। तो क्या है, सीखना क्या गलत चीज़ है? ये अच्छी चीज़ है। त्रुटियाँ अच्छी चीज़ है, सीखने में सहायक होता है, सीखने का एक हिस्सा होता है। हम जो टेस्ट लेते हैं तो क्या होता है, सबका 30 में 30 आ जाता है नंबर? नहीं आता है, कुछ गलतियाँ होती है। उस गलतियों से क्या पता लगता है कि मुझे पता चल पाता है कि आप लोगों में से इतना नंबर लाया, मतलब इस टॉपिक से इतना उसमें कमांड आ गया, ये चीज़ें सीख चुका है। और आपको भी पता लगता है कि हमने जो इतना नंबर लाया और मुझे क्या चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक में हम बार बार फंस जा रहे हैं। तो कौन बताता है? ये त्रुटियाँ ही बताता है, ये गलतियाँ ही बताता है क्या कमी है और क्या बेहतरी लाया जा सकता है। तो इस तरह से सीखने में कौन सहायक है? त्रुटियाँ सहायक होती है। तो त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। नेचुरली तौर पे कहेंगे कोई भी बच्चा है गलती करेगा ही करेगा, और क्या है, मूल्यवान हिस्सा है। देख रहे हो, मूल्यवान शब्द यूज किया है त्रुटियों के लिए, यानी बहुत अच्छा है। ये कहेंगे एक जो पार्ट है, बहुत कीमती पार्ट है। बच्चे को गलती करने का मौका देना चाहिए टीचर को, कि बार बार करें और सीखे इससे। ठीक, त्रुटियां बच्चों की समझ का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षकों की मदद करता है। तो टीचर को ये मदद करता है कि बच्चे जो गलती कर रहे हैं या जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो जो जवाब दे रहा है, जिस वे में, जिस अंदाज में, गलत सही जो भी दे रहा है, तो पता चल रहा है टीचर को कि बच्चे को कितना समझ में आया और कितना समझाने की जरूरत है। तो ये चीज़ें क्या है, सहायक है सीखने में। गलतियों से सीखने से अवधारणाओं की अधिक मजबूत और लचीली समझ विकसित होती है। तो जितना ज़्यादा गलती होगा, जितना ज़्यादा त्रुटि होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और लचीली समझ होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी सीखने में, लचीलापन आएगा, अपने समझ को बदलने में मदद करेगा। ये चीज़ें होती है आपकी त्रुटियाँ या लर्निंग। बस ये छोटी सी बात है और 1 नंबर आपके क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब शिक्षकों के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, अब बच्चे गलतियाँ करेंगे तो क्या क्या करना है आपको क्लासरूम में, क्या नहीं करना है। तो त्रुटियों पर बच्चों को, तो सबसे पहले कहीं भी देख रहा है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें डांटना चाहिए, तो ऑप्शन काट देना। ठीक, डांटना नहीं है, क्या करना है, सम्मान करना है गलतियों का। तो यही चीज़ें, त्रुटियों को स्वीकार करें, सम्मान करें, त्रुटियों का विश्लेषण और सुधार करके शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमताएं विकसित होती है। तो क्या करना है, जब त्रुटियां हो
उसका आप विश्लेषण करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। ये चीज़ें जो आप गलतियां कर रहे हैं ये नहीं होता है। इस तरह से आप क्या करेंगे, विश्लेषण देंगे, एक तर्क देंगे, लॉजिक देंगे। फिर क्या करेंगे, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो दोनों तरह के, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से, कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या ज़्यादा फायदा है या ज़्यादा नुकसान है। तो जब ऐसी सोच का यूज करेगा, इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन कभी कभी इसी को कह देता है सम आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन कहे, सम आलोचनात्मक चिंतन कहे, क्रिटिकल थिंकिंग कहे, दोनों एक ही बात है। बच्चे में ये चीज़ें डेवलप करनी है कि वो पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट को देख करके क्या करें, एक्सप्लेनेशन कर पाए, बच्चा समस्या समाधान कर पाए, बच्चे डिसीजन मेकिंग कर पाए, निर्णय ले पाए। तो इस चीज़ को बढ़ावा देना है। ठीक, अब है गलतियों से सीखने में लचीलापन और चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता बढ़ती है। तो लचीलापन कैसे आएगा, क्योंकि वो अब जैसे गलती किया तो फिर से वो दोबारा कोशिश करेगा, तो कोशिश करेगा, अगर अब सही हो रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट में बदलाव लाएगा, और ये बदलाव लाना ही क्या कहलाता है, लचीलापन आता है। लचीलापन अगर नहीं रहे, रिजिड रहे, फिक्स रहे, स्थिर रहे, स्थिर में क्या होगा, जो गलतियां कर रहा है अगर उनको सही भी बताएंगे तो वो बदलाव नहीं करेगा। हम वो जो कर रहा है बार बार वही गलतियां करेगा। इसीलिए कहता है गलती करना सही है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना ये ठीक नहीं है। उस चीज़ों से या उस गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि ये गलतियां मुझे बार बार नहीं करनी है। तो गलतियों से ही सीखना है और अपनी सोच में लचीलापन लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, बदलाव करना है। और चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता कौन करता है, ये गलतियां करवाता है। शिक्षकों को एक सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण, ऐसा माहौल क्रिएट करना है बच्चों के लिए जहां बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाए। बैठने में दिक्कत हो रही क्या, एडजस्ट हो जाओ। अब दीवार तोड़वाना पड़ेगा पीछे से, चेयर कहीं पे लगेगा। तो क्या कह रहा है, शिक्षकों को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना है। बच्चों को सीखने का अनुकूल वातावरण होना चाहिए जहां विद्यार्थियों गलतियां करने में सहज महसूस करें। तो ऐसा मतलब माहौल बनाना है जहां बच्चियां गलतियां करें भी तो उसे डर ना हो कि टीचर डांटेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से। तो गलतियां करने के लिए बच्चे में क्या है, छूट देना है। बच्चे महसूस करें कि गलती करने पर यहाँ डांट नहीं पड़ेगी, तो वो खुद से सीखेगा इस तरह से। तो ये होता है आपका त्रुटि। अब नेक्स्ट कह रहा है कि रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। जब गलती करें बच्चे तो एक जो है फीडबैक दे। कैसा फीडबैक दे, कह सकते हैं रचनात्मक फीडबैक दे, एक पॉजिटिव फीडबैक दे कि शाबाश अब आप सीख रहे हैं और थोड़ा मेहनत कीजिए, ये चीज़ें और बेहतर होगी। तो बच्चा और एफर्ट लगाएगा, सीखने के लिए तैयार होगा, जो दंड के बजाय सीखने और सुधार पर केंद्रित हो। तो कैसा होगा, दंड के अलावा, यानी दंड नहीं देना है, ऐसा प्रतिक्रिया देना जहाँ पर बच्चा पॉजिटिव सोचे। तो दंड से बचे, इस तरह से दंड केंद्रित ना हो, दंड से दूर हो। छात्रों को अपनी गलतियों पर विचार करने का और उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो खूब प्रमोट करना है, खूब गलती करो, खूब सीखो, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है सीखने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमने अभी दो क्वेश्चन पढ़ा, एक वैकल्पिक अवधारणा और दूसरा त्रुटि। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, ये है आपका लेटेस्ट क्वेश्चन इस बार, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था आपका। देखिए तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा क्या होगा, पहले बताइए आप लोग। अच्छा पढ़ देते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर के आते हैं। अपना व्याख्या लेकर के आ रहा है, कह रहा बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, एक लड़की या लड़का सिया है, वो कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, ऐसी व्याख्या देती है। जब बाल्टियों से पानी ढो ढो के थक चुका था तो लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया, पानी तो गिर गया होगा इसलिए वर्षा होती है। तो ये कैसी अवधारणा, ये बताना है। तो कह रहा है कि यह नंबर में संकेत देती है कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वह घटनाओं को समझने की कोशिश करती है। देखने में तो ठीक लग रहा है, अभी सहज सोच ही होता है, यही होता है ना वैकल्पिक अवधारणा है। अब कह रहा है चित्रित करती है कि बच्चे एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण पियाजे का है। यहाँ पर आत्म केंद्रित ऐसा कोई बात नहीं, और वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते हैं, ये वाला गलत है। ठीक है,
अब कह रहा है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। बच्चे तर्क करने में कैसे सक्षम नहीं है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। फिर यह साबित करती है कि बच्चे सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। पियाजे कहता है कि बच्चे मात्रात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से तो नहीं कहा है, तो ये बात भी गलत है। और ये सोच जो दर्शा रहा है वह सहज सोच होता है, सहज विचार होता है, जिसको हम वैकल्पिक अवधारणाएं या अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये पिछली बार पूछा गया था लास्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है गलतियां, एरर, त्रुटियां। देखिए तो बन जाना चाहिए। क्या होगा पीछे से बोलिए। ठीक है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, ऐसा नहीं, अभी बोले हैं कि खूब भूमिका, अहम भूमिका निभाती है। केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर किया जाता है, बोल रहा है लाठी मार मार के दूर किया जा सकता है, एकदम नहीं। केवल विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, तो कह रहा है केवल वही विद्यार्थी करेगा जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होगा। अभी बताए थे कोई भी कर सकता है, सामान्य बच्चा, यहाँ तक टीचर और बड़े लोग भी कर सकते हैं, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बच गया 4। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम की कमियों को समझा जा सके। कितना अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए। हाँ, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। आप समझ लीजिए, आप लोग टीचर हैं और कैसे निपटना है। इधर पीछे से बोलिए, समझ में आया क्वेश्चन? क्या कह रहा है? विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए, तो कैसे उसको खत्म करना है। एज ए टीचर उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि अवधारणाएं अत्यंत गलत और त्रुटिपूर्ण होती है। टीचर कभी भी कोई भी चीज़ अनदेखा नहीं करेगा, बच्चा चाहे गलती करे या कोई कॉन्सेप्ट बनाए, उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। बात तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, अभी और देख लेते हैं। उनसे कठोरता से निपटना चाहिए, क्योंकि वह अत्यधिक तर्कहीन चिंतन होता है, ऐसा नहीं है। कठोरता से तो कभी भी बच्चे के साथ पेश नहीं आना है, ये बात। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, तो वैकल्पिक अवधारणा को बढ़ाना नहीं है, खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं मजा आया बेचो भाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब कथन वाला, अब देखना किस तरह गलती करेगा। नहीं दिख रहा, दिखा। क्या होगा, पढ़ लेते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय, अनदेखा तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पटरी चेंज हो गया, अनदेखा करने के बजाय उन पर चर्चा करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो भी भ्रांतियाँ उस पर चर्चा करना है टीचर को, बच्चे को शामिल करके। अब तर्क दिया जा रहा है, ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है, जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंत्य क्रिया करके आधार बना लेते हैं। तो इंटरेक्शन जब करता है माहौल में, तो कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिलता है जिसका आधार ना हो, तो ये अंत्य क्रिया करके, और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होता है। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन आर भी सही है। और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है, दोनों अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये दूसरा वाला कब बताए हैं कि ये कब होगा, दोनों तो सही रहेगा लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों को व्याख्या कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं हो। ये अलग टॉपिक की बात कर रहा होगा, ये अलग टॉपिक की कब होगा, ये दोनों सही है और व्याख्या नहीं है। बाकी ये दोनों तो जान ही रहे हैं, एक गलत दूसरा सही या दोनों गलत। ठीक, नेक्स्ट देखिए। जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। ठीक, बोलना नहीं है अभी, यहाँ से बताइए तो, इधर से नहीं, हाँ क्या होगा,
अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, एक नंबर। ठीक है, देखिए जवाब देने से कोई लेना नहीं, हो सकता है वो गलत दे, लेकिन अपना चारों ऑप्शन पढ़ना है और अपना देखना है सही हुआ कि नहीं। वो जो बोला वो सही है या नहीं है, क्या पता वो गलत जवाब दे रहा था। ऐसा नहीं वो पढ़ लिए सुन लिए तो वही जवाब मन में बैठा लेना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरे से मतलब नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना जवाब देंगे, उनको देने दीजिए। एक नंबर। ठीक है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थियों की भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां बच्चे अपनी गलतियों को व्यक्त कर सके, टीचर को बता पाए। ये बात क्या है, सही है। कारण है कि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत और महत्वपूर्ण है, दोनों सही है। और व्याख्या भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्या होगा, कह रहा विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संशोधित की जानी चाहिए। तो कैसे संशोधित करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, ये बताना है। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, कभी भी अनदेखा नहीं करना है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सही है या गलत, गलत है। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इन पर समग्रता से चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। सही है, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणा को विचार करने के लिए दंड तो कभी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी नया क्वेश्चन है। अब भ्रांतियां और त्रुटियां दोनों मिला दिया है, तो बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। क्या ये है, देख लेते हैं। भ्रांतियां और त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। हानिकारक है, नहीं है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाता है, ऐसा चिंतन जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, ऐसा चिंतन कह रहा है, नहीं। और कह रहा है बच्चों की सोच में झांकने का अर्थपूर्ण मौका देती है। तो आप एज ए टीचर झांक पाते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, तो ये बात सही है। वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान, शिक्षिका मतलब आप लोग, ठीक, बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। बताइए क्या कीजिएगा, उन्हें नजरअंदाज करना है, नहीं करना है। सजा द्वारा उन्हें कम करना है, सजा तो देना ही नहीं। नकारात्मक पुनर्वलन नहीं करना है। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए। ये तो गलत है ही, नजरअंदाज नहीं करना है, कम करना चाहिए, सजा तो नहीं, एकदम नहीं। फिर कह रहा है नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, नहीं। आप बच्चे के सामने ऐसा हल करेंगे या ऐसा समस्या रखेंगे जिसमें बच्चे के दिमाग में हलचल पैदा हो, ठीक है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए और वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, असमंजस में फंसाना बच्चे को। तो ऐसी समस्या रखना है ताकि वो सोच पाए कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें सही होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीति सोचनी चाहिए। ऐसा रणनीति सोचना कि बच्चा खुद उस चीज़ को, जो भ्रांतियाँ जो त्रुटियाँ हैं, सोचने के लिए मजबूर हो, खुद से जवाब ढूंढे। तो ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट सवाल है आज का ये, पढ़ने दीजिए, सबको मौका दीजिए, समझ रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे इसमें होते हैं जिनसे नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते, वो पढ़ चुके हैं, वो जान रहे हैं, इसलिए नहीं पूछते। हमको पूछना किससे, जो नहीं जान रहे हैं, सिखाना उनको जो नहीं जान रहे हैं। जो जान रहे हैं वो तो सीखा हुआ है इसीलिए। तो विद्यार्थियों में
संपत्ति के वैकल्पिक संरचनाएं कैसा दर्शाती है? विद्यार्थियों द्वारा रचित सहायक सिद्धांत को दर्शाती है। सुनने में ठीक लग रहा है, देख लेते हैं। सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए? नहीं। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है? अर्थहीन नहीं, महत्वपूर्ण है। शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नजरअंदाज कर देनी चाहिए? नजरअंदाज नहीं करना है, शामिल करना है। तो ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का 2 क्वेश्चन। जितना भी ग्रुप में डाले हैं PDF जा करके ढूंढना है। लास्ट में 25 से 30 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जितना भी PDF है CDP का, उसमें 25 से 30 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन मिलेगा। सारा क्वेश्चन लगा करके आना है। जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। और आप लोगों को तो कभी डाउट रहता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जा करके लगाते नहीं हैं, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और जो डाउट होनी चाहिए, जो चीज़ पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ, कौन सा? इससे पहले ये वाला। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए। किन्हें? भ्रांति को कम करना चाहिए। तो ये बात गलत नहीं लग रहा है? अगर सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा कम किया जाता तो अच्छा लग रहा है सुनो। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? डांट करके बोलेंगे ऐसा गलती नहीं करना है लेकिन देखते हैं एक बार, ऐसा कुछ लग रहा है ना। एक चीज देखिए, पुनर्बलन दो तरह का होता है, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, इस पे डिस्कस कर लेते हो सकता हो, ठीक है। इस पर एक स्लाइड ले लेते हैं। अब ये पुनर्बलन होता है 2 तरह का, ठीक। एक सेकेंड। अब पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन एक तरह का मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। और अभिप्रेरणा सीखने में सहायक होती है। BF स्किनर ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा जिस तरह से नेशनल हाईवे पर गाड़ी स्मूथली चलता है, उसी तरह से जो बच्चा जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होगा उसकी लर्निंग की गाड़ी उतनी तेज दौड़ेगी। तो अभिप्रेरणा यानी सीखने में क्या होता है? सहायक होता है, लर्निंग को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर 2 तरह का पुनर्बलन होता है, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। लेकिन है तो दोनों पुनर्बलन ही। अब सकारात्मक पुनर्बलन में होता है कि कुछ चीज़ें जोड़ देना, ठीक है। जोड़ने से बिहेवियर में चेंज आए। 2 मिनट सर। तो जोड़ने से, कुछ चीज़ें ऐड करने से बच्चे के लाइफ में अगर चेंजेज आए या सीखने में बढ़ोतरी आए तो कहेंगे सकारात्मक। जैसे यहाँ पर गर्मी लग रही है, अभी यह लाइट चली गई है, कलर चेंज करना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जोड़ देने से अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो कहेंगे सकारात्मक। जैसे यहाँ पर लाइट चली गई या गर्मी लगती है गर्मी के दिनों में, अब यहाँ पर ऐड क्या किया, हम AC लगवा दिए। तो ये क्या हुआ? आपके सीखने में मददगार हुआ, आप परेशान थे गर्मी से, तो इसको कहेंगे सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अब है ये भी पुनर्बलन, यहाँ भी सीखने में मदद ही होगा, लेकिन पुनर्बलन कैसा होगा वो देखते हैं। एक होता है निगेटिव पुनर्बलन। अब इसमें होता है कुछ चीज़ें हटा लेने से बच्चे के लाइफ से, ज़िंदगी से या उसके आसपास से वो चीज़ें हटा लेने से अगर बच्चे में सीखने में बेहतरी आए तो कहेंगे नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब ही होता है क्या? सीखने में सहयोग देना, बढ़ावा देना, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब ये पुनर्बलन क्या कहेगा, यहाँ कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। ये ट्रक जा रही है, आवाज़ आ रही है, पीछे में सुनने में दिक्कत आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड उधर जा रहा है। यहाँ पर हम शीशा लगवा दे पूरे में, वो आवाज़ इधर नहीं आएगा क्लासरूम में, तो सीखने में बेहतरी होगी या कमी होगी? बेहतरी होगी। लेकिन यहाँ पर तो हम लगा दिए ना, शीशा लगा दिए, ऐड हो गया ना, ये तो फिर पॉजिटिव हो गया। हमको कुछ हटाना था, अब हटाना क्या है? नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर बाजा बज रहा बगल में, ठीक। अब उस बाजा को ही बंद करवा देते हैं। वो चीज़ें आपको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा था, अगर जा करके बंद कर दिए तो कुछ आपके अगल बगल से हटा कि नहीं हटा, तो वो चीज़ें आपको पढ़ने में या सीखने में आगे बढ़ाया या पीछे लाया? तो कुछ चीज़ें हट जाना कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है निगेटिव पुनर्बलन। तो कुछ चीज़ों को हटा लेना है।
या गेट लगा दिए, आवाज़ आ रही थी गेट लगा दिए, तो वो चीज़ें हो गया, आवाज़ हट गया, अब आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। घर में टीवी देख रहे थे, बगल में आपके भाई या बंधु जो भी हो, आपको आवाज़ आ रही थी, बाद में वो आप कह रहे कि आवाज़ आ रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो टीवी का आवाज़ या तो कम कर लीजिए या बंद कर लीजिए। तो ये चीज़ें आपके आसपास से हट गई चीज़ें, तो सीखने में मददगार हो रही है। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन भी क्या है, सीखने में मददगार है या हानिकारक है? मददगार है। तो दोनों ही मददगार हैं। यहाँ ऐड करते हैं तो सीखने में बढ़ोतरी होती है, यहाँ हटा लेते हैं तो सीखने में बढ़ोतरी होती है।